नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं HCL इन्फोसिस्टम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। HCL इन्फोसिस्टम के नाम से ये स्टॉक NSE BSE में लिस्टेड है। साथ में इस टाइम की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि स्टॉक ने अपना फिर से दोबारा अपर सर्किट ले लिया। देखो, 2 दिन से स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज स्टॉक से फिर से अपने अपर सर्किट में आके खड़ा हो गया और यहाँ पे जो इसका करंट शेयर प्राइस है वो 18 रुपए 82 पैसे के आसपास है। साथ में 1 रुपए 71 पैसे के जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक अपर सर्किट में लग गया। ठीक है, और इसका जो टारगेट होने वाला है वो 28 प्लस के आसपास होने वाला है। ठीक है, देखो इस स्टॉक में क्या फ्यूचर में गिरावट होगी या फ्यूचर में इसके क्या स्कोप होने वाले हैं, कहां पे इस स्टॉक में आपको जबरदस्त फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकता है, उसके लिए हमें एक बार मार्केट को रिव्यू करना जरूरी है कि भाई आखिर मार्केट में क्या चल रहा है। तो मार्केट की अपडेट मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, मार्केट के अंदर अगर बात करें तो मार्केट के अंदर देखो क्या था कि पिछले, अगर देखो इसी स्टॉक के आप 5 डेज की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्टॉक में 5 डेज के अंदर कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिला। यहाँ पे एक छोटी सी हल्की फुल्का यहाँ पे गिरावट के साथ साथ एक फ्लक्चुएशन भी देखने को मिला। इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है। साथ में 2 और मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर लगातार 2 महीने से जो यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिली। देखो, उसके पीछे 2 सबसे बड़े रीजंस है। दोनों फैक्टर्स के बारे में मैं बारीकी से बात करूंगा। साथ में जो लास्ट हफ्ते के अंदर यहाँ पे जबरदस्त फ्लक्चुएशंस हुआ था, उस फ्लक्चुएशंस की वजह से भी रीजन बताऊंगा कि जो इसका अपर सर्किट बन गया था वो अपर सर्किट बनते बनते आखिर क्यों टूट गया था, इसके पीछे क्या सबसे बड़ा रीजन था, उस रीजन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि भाई साहब, जो यहाँ पे पिछले हफ्ते में फ्लक्चुएशन देखने को मिली, जो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है FII ने लगातार जब से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट, जब से हमारा मतलब संसद में बजट आया तब से लेके अब तक लगातार 3 महीने में FII ने सबसे बड़ी बिकवाली की है। कम से कम 30,000 करोड़ की यहाँ पे सबसे बड़ी बिकवाली की है। ठीक है, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली उन्होंने सितंबर में की है। सितंबर में अगर फर्स्ट बिकवाली की बात करें तो 10 सितंबर के आसपास हुई थी और दूसरी जो बिकवाली थी वो लास्ट वीक में हुई, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिला। और इसी स्टॉक में नहीं, काफी ज्यादा स्टॉक्स ऐसे थे जिसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिला, क्योंकि FII की जो होल्डिंग थी वो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक्स के अंदर इंपैक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जिन जिन स्टॉक्स के अंदर FII की होल्डिंग गिरी वहां पे स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हो गई। ठीक है, और अगर बात करें कि भाई फ्राइडे के आते आते, देखो फ्राइडे के जैसे जैसे मार्केट आया तो फ्राइडे के आते आते DII ने यहाँ पे एक बड़ा गेम खेला। DII ने ना कि बल्कि गेम खेला, बल्कि पूरे गेम को चेंज करके रख दिया, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के सिनेरियो को चेंज करके रख दिया। साथ में जो 3 महीने से गिरावट का माहौल बना हुआ था, DII ने उसमें इंडियन स्टॉक मार्केट को उठा के उस जो महंगाई का दौर है उससे निकाल के एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ कि DII ने एक बड़े लेवल पे यहाँ पे बाइंग की और इंडियन स्टॉक मार्केट को जो गिरावट का माहौल था उससे निकाल के और उसको एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। यही नहीं, जो कमी FII की वजह से मार्केट में चल रही थी, जो इतना बड़ा सोल्ड आउट हुआ था, साथ में काफी इन्वेस्टर्स थे जो पैनिक हो गए, उन्होंने सोल्ड आउट किया। साथ में काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स और जो फाइनेंशियल कंपनी है उन्होंने भी सोल्ड आउट किया। उस सभी कमी को DII ने यहाँ पे पूरा किया। साथ में यही नहीं, सेंसेक्स ने यहाँ पे 1350 का जबरदस्त उछाल लगा के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। साथ में अगर बात करें मंडे की, तो मंडे को सेंसेक्स ने और भी जबरदस्त उछाल लगाया और 84,800 का टारगेट भी पूरा कर दिया। मतलब जो टारगेट उन्होंने फ्राइडे को बनाया था अपनी लाइफ टाइम की सबसे हायर वैल्यू का, उस टारगेट को भी तोड़ के एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया। और उसके बाद सेंसेक्स लगातार अपने एक के बढ़ के एक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, आप इंडियन स्टॉक मार्केट के लगातार पिछले 10-15 साल की कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लेना, जब जब सेंसेक्स ने अपने पुराने लाइफ टाइम के जो सबसे पुराने रिकॉर्ड है जिनकी सबसे हायर वैल्यू थी, जब जब उनको तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाया है और जबरदस्त कम से कम 1500 या 2000 पॉइंट का जबरदस्त उछाल मारा है, तब तब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर
अपर सर्किट लगे हैं। इस बार जो अपर सर्किट थे वो इस बार काफी डिले हो गए थे, क्योंकि सेंसेक्स का जो सबसे हायर वैल्यू थी वो उस टारगेट को तोड़ ही नहीं पाया। जैसे वो उसके नजदीक जाए, मार्केट में कोई ना कोई नया सिनेरियो आके खड़ा हो जाए, कोई कुछ ना कुछ नया मैटर आके खड़ा हो जाए। कभी यूरोप के मार्केट लगातार फ्लक्चुएशन कर रहे थे, उसकी वजह से गिरावट हो जाए, ठीक है। तो जैसे तैसे करके इस बार सेंसेक्स ने यहाँ पे अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सेंसेक्स अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाता है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 70-80% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट देखने को मिलता ही मिलता है। और इस हफ्ते भी आपको जबरदस्त मोमेंटम के साथ काफी ज्यादा स्टॉक्स में अपर सर्किट देखने को मिलेगा। अगर बात करें हम फ्राइडे की, तो फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग गया। और अगर बात करें पिछले 2 दिन की, अगर आज की और पिछले मंडे की, तो कम से कम 80 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर अपने अपर सर्किट लग गए। अगर जिनमें से बात करें तो एमएसबी स्टील हो गया, रदान हो गया, सुपर स्पिनिंग मिल हो गया, पीसी ज्वेलर हो गया, ठीक है। और भी काफी ज्यादा स्टॉक है, कम से कम 80 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर अपने अपर सर्किट लग गए। बाकी 35 और 40% स्टॉक्स ऐसे भी है जो बिल्कुल अपने अपर सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है बिल्कुल उसको टच करने के बिल्कुल उसके नियर बाय आके खड़े हो गए। किसी में 10-15 पैसे का डिफरेंस है, किसी में 30-40 पैसे का डिफरेंस है। मतलब उन्होंने अपने अपर सर्किट को तो टच किया नहीं, लेकिन अपर सर्किट की जो नियर बाय वैल्यू है उसके आसपास आके खड़े हो गए। कभी भी उसके अंदर आपको अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। साथ में कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने आज एक जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन दिया, लेकिन आप घबराइए नहीं, उसके अंदर भी आपको जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन, जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट देखने को मिलेगा। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो अपर सर्किट का सिलसिला है वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है। मार्केट पूरी तरह से हेल्दी हो चुकी है। साथ में सेंसेक्स अपने नए टारगेट तोड़ते हुए जा रहा है, जो पुराने टारगेट है उनको तोड़ते हुए नए टारगेट बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब जो मार्केट का माहौल है वो जनवरी तक आपको जबरदस्त पॉजिटिव देखने को मिलेगा। साथ में जिनके भी पोर्टफोलियो के अंदर रेड सिंबल थे, उन रेड सिंबल में जल्दी ही आपको एक बड़े लेवल की हरियाली दौड़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर था एफआईआई का कि पिछले हफ्ते मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट क्यों आई। देखो, एक बार हालात तो ऐसे हो गए थे, ऐसे लगा था कि जो क्रैश अगस्त के अंदर आया था वो क्रैश शायद सितंबर में दोबारा से रिपीट होने वाला था, लेकिन यहाँ पे डीआईआई ने पूरे का पूरे गेम को चेंज करके रख दिया, ठीक है। अब बात करने वाले हैं कि भाई मार्केट के अंदर लगातार 2 महीने से स्टॉक की परफॉर्मेंस पे क्या फर्क था। देखो, अगर हम इसके 1 मंथ के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे 1 मंथ के अंदर हमें कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और अगर इसके 6 मंथ के चार्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है लास्ट 3 महीने के अंदर। तो लास्ट 3 महीने में क्या है कि मार्केट के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल रही है। मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो एक रेंज के बीच में फंसे हुए थे। एचसीएल इन्फो सिस्टम भी उस रेंज के बीच में फंसा हुआ था। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस थी वो लगातार देखने को नहीं मिल रही थी, बल्कि लगातार यहाँ पे गिरावट हो रही थी। 17 रुपए 20 पैसे 70 पैसे के आसपास से ये लुढ़कना शुरू हुआ था। ये कम से कम 15.5 रुपए के आसपास जाके खड़ा हो गया था और 3 महीने से इस स्टॉक में काफी ज्यादा परफॉर्मेंस डाउन देखने को मिली। इसके पीछे 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो इंटरनेशनल मार्केट को लेकर। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हम यूरोप की मार्केट की बात करेंगे, और अगर यूरोप की मार्केट में देखा जाए तो वहां पे मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही। वहां पे मार्केट में लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो वहां पे एक तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल प्रेशर वर्क चल रहा है। अगर एक तरफ देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन आपस में भिड़े खड़े हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के आपस में सींग भिड़े खड़े हैं। अब वहां पे जितनी भी हायर कमिश्नर कंट्री है या फिर बाकी जो भी कंट्री है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसी ना किसी रूप में वो उनके अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वहां की जो इकोनॉमी है वो काफी तितर बितर है। पिछले 2 महीने से वहां पे जॉब के रिसेशन आ रहे हैं, तो कहीं पे बैंक में क्रैश हो रहे हैं। अगर हम बात करें एनवाईएससी की, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑपरेट होती है, वो अगर उसके अंदर 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो वह दम रखता है पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए, साथ में पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए, एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देने के लिए। वहां पे 2 अब तक सबसे बड़े क्रैश हुए। जो सबसे पहला क्रैश हुआ था वो 5 अगस्त के आसपास हुआ था जॉब रिसेशन को लेके। उस टाइम एनवाईएससी के अंदर कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट हुई थी, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सेंसेक्स 3500 पॉइंट के साथ गिर के ढेर हो गया और अगस्त में कम से कम इन्वेस्टर्स का करोड़ों रुपए वहां पे पानी में डूब गए, ठीक है। जैसे तैसे करके मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया तो 3 सितंबर को वही सिनेरियो फिर से दोबारा रिपीट हो गया। वहां के सिलिकॉन वैली बैंक में बड़ा क्रैश आया, जिसकी वजह से एनवाईएससी के अंदर फिर से 650 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई और फिर से सेंसेक्स हमारा कम से कम 1500 पॉइंट गिर गया। तो इस तरह से मार्केट के अंदर लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं।
दूसरा क्या है कि लीप ईयर के अंदर जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। देखो दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को सिर्फ सितंबर लीप ईयर में ही कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में लगातार फ्लक्चुएशन का माहौल बना हुआ है। हालांकि स्टॉक